राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं गीतांजलि मूवी के पार्ट 2 को, जिसका एक्सप्लेनेशन हमने पार्ट 1 का ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बिना पार्ट 1 को देखे आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले हमेशा की जिससे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ एंड मूवी को आप कंटिन्यू देख सके। तो चलते सीधा स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें सपना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो अपने ऑफिस में देर रात तक बैठ के काम कर रही होती है। ऑलरेडी रात बहुत हो चुकी थी तो ऑफिस खाली हो चुका था। सारे ऑफिस के स्टाफ घर जा चुके थे। ऑफिस में बस स्वप्ना और उसका एचआर रहता है। जहाँ पे स्वप्ना अपने एचआर से मिलके उनसे बात करना चाहती थी तो वो उनके केबिन में जाती है, जहाँ पे वो अपने मैनेजर को ये कहती है कि वो हार्ड वर्क कर रही है, तो वो चाहती है उसके यूएस के जो प्रोजेक्ट है उसमें वो स्वप्ना का नाम मेंशन करे, ताकि स्वप्ना का अच्छा खासा करियर बन सके। बट यहाँ पे एचआर नोटिस करता है कि ऑफिस में कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे वो स्वप्ना का फ़ायदा उठाना चाहते थे और वो स्वप्ना से ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। तो यहाँ पे वो स्वप्ना के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। अब स्वप्ना इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होती है और उसको धक्का देके वहाँ से भाग जाती है। और इस बात से हम पीछे से उस एचआर को कहते हुए ये भी सुन पाते हैं कि मैं तुम्हारी जॉब खा जाऊँगा, मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा, तुमने जो हरकत की है इसके लिए मैं तुम्हें हर जगह बदनाम करके छोड़ दूंगा। पर स्वप्ना ऑलरेडी वहाँ से भाग चुकी थी। अब उस ऑफिस में एचआर अकेले था, जहाँ पे ऐसे व्यूअर्स हम ये नोटिस कर पाते हैं कि एचआर खुद भी डरा हुआ था। उसके मन में डर था कि कल सुबह अगर ऑफिस में स्वप्ना ये बात सबको बता दे तो कहीं उसकी खुद की जॉब ना चली जाए। तो एचआर यही सोचते सोचते अपने घर के लिए रिटर्न करता है। जहाँ पे वो लिफ्ट के पास आता है तो अचानक से उस ऑफिस का हर एक लाइट हर एक कोने से ब्लिंक होने लगता है। अब एचआर थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि ऑफिस में वो अकेला ही था। अब उसको एक लड़की की मतलब एक औरत की हंसने की आवाज़ आती है। घबराते हुए वो जब शीशे की तरफ अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको देखता है, उसको बुलाने की कोशिश करता है, पर साउंड प्रूफ होने की वजह से उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं आ पाती और उसकी हलचल की वजह से उस सिक्योरिटी गार्ड उसको नोटिस भी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो किसी और के साथ फ़ोन में ऑलरेडी बिजी था। तो यहाँ पे एचआर क्या करता है, अपना फ़ोन निकालता है कॉल करने के लिए, बट उस जगह में सिग्नल भी नहीं था। और इसी बीच में अचानक से एक भूतिया हाथ आता है जो एचआर के गर्दन पर चटक लेता है और उसको ऊपर लटका देता है। अचानक से पता नहीं क्यों कहाँ से हर जगह से जो कंप्यूटर के वायर्स होते हैं वो एचआर के गले में फांसी से लटक जाते हैं और उसी वक्त उसी जगह में उस एचआर को फांसी लगा के उसकी मौत हो जाती है। इस चीज़ को सिक्योरिटी गार्ड देखता है और तुरंत वहाँ पे जो ऑफिस के बॉस हैं, सर है, सबको बुलाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑफिस में ये हंगामा हो जाता है कि ऑफिस के भूत ने ही एचआर को ख़त्म कर दिया है। अब ऑफिस वाले जितने भी स्टाफ थे वो डर जाते हैं, उनके मन में वहम बैठ जाता है। तो वो सर से बात करते हैं कि कोई तांत्रिक बुला के इस ऑफिस की जो आत्मा है उसको मुक्त करवाया जाए। जहाँ पे ऑफिस के जो ऑनर थे वो इस बात को एग्री भी करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक बाबा जी आते हैं, जो पे उस ऑफिस में कदम रखते ही उनको पता चल जाता है कि इस ऑफिस में क्या क्या हुआ था। जहाँ पे वो रिवील करते हैं कि यहाँ पे गीतांजलि नाम की एक आत्मा है, एक अतृप्त आत्मा, जिसकी मौत इसी तरह से हुई थी धोखा की वजह से, जिसकी वजह से ये उस एचआर को गुस्से में आके उसको मार देती है। अब वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जब वो पूजा का मंत्र स्टार्ट करते हैं उसी वक्त गीतांजलि की आत्मा और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और उस बाबा को ख़त्म करने के लिए उनकी तरफ आती है। पर तांत्रिक यहाँ पे क्या करते हैं, उसके सामने एक ट्रैप कर देते हैं। जैसे वो सामने आने ही वाली थी, तांत्रिक को ऑलरेडी आभास हो चुका था, तो उसके सामने वो एक मिरर रख लेते हैं, जहाँ पे गीतांजलि की आत्मा उस मिरर में कैद हो जाती है। थोड़ा और पूजा करने के बाद उस आत्मा को वो एक गुड़िया के अंदर प्रवेश करवा देते हैं और फिर उस ऑफिस के हर एक स्टाफ को ये कहते हैं कि अब यहाँ इस जगह से आत्मा जा चुकी है, अब यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है। फिर यहाँ पे जो उस तांत्रिक के चेले थे वो एक बिना मतलब जहाँ पे लोग आना जाना कम किया करते थे, उस जगह के 2 गज ज़मीन के नीचे उस डॉल को दबा के आ जाते हैं। बट कुछ सालों के बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है, जिस ज़मीन को खोदने की वजह से उसके अंदर से गीतांजलि का वही डॉल निकलता है। अब वहाँ पे खेलने वाली एक छोटी सी लड़की उस गुड़िया को उठा के अपने पास रख लेती है। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है सीनू के ऊपर, जहाँ पे हम उस सीनू को देख पाते हैं जो ऑलरेडी पहले गीतांजलि मूवी रिलीज करने के बाद काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था। अब वो मूवी सुपर हिट हुई थी, बट उसके बाद सीनू ने 3 और मूवी रिडीम किया, मतलब वहाँ पे ऐड किया था, बट वो तीनों के तीनों फ्लॉप हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो चुका था और अपने घर रिटर्न जाने वाला था। पर उसी दिन उसको मुरली नाम के एक इंसान का कॉल आता है, जो कहता है कि मैं विष्णु सर का सिक्योरिटी हूँ और मैं आपको कॉल कर रहा हूँ ताकि मैं आपको मूवी ऑफर कर सकूँ। बट यहाँ पे शीनू को इस बात को ट्रस्ट नहीं होता है, तो उसको यकीन दिलाने के लिए वो तुरंत उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए सेंड कर देता है, जिसको देख के शीनू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है। सीन शिफ्ट होता है
उसी ट्रैफिक में जहाँ पे वेंकट राव नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी किया करता था, और उसी के पास वो लड़की उसी गीतांजलि की आत्मा की टॉय को लेके आती है, जहाँ पे वेंकट उसको देख के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट फील करता है और उसको परचेस कर लेता है। एज अ व्यूअर्स हम लोग नोटिस करते हैं कि वो लड़की के चेहरे में एक अलग सी मुस्कान थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस लड़के को यह एहसास हो चुका था कि वो जो गुड़िया है वो श्रापित है। बट वेंकट को इसका में कोई भी जानकारी नहीं थी। वो काफ़ी खुश होकर उस गुड़िया को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही उसका नात में एक शो होता है, कॉमेडी शो, जहाँ पे वो उस गुड़िया के साथ उस चीज़ को परफॉर्म करने वाला था। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है हमें गीतांजलि के ऊपर, जो ऑलरेडी ऊटी में अपना एक कॉफ़ी टाइम नाम का कॉफ़ी का कैफ़े चला रही थी, जिसमें उसका काफ़ी अच्छा इनकम भी हो रहा था। और एज अ व्यूअर्स हमको पार्ट 1 से ही पता है कि जो अंजलि है उसको कॉफ़ी कितना ज़्यादा पसंद है। उसी कैफ़े शो में यहाँ पे वेंकट भी आया होता है, जहाँ पे वो कॉफ़ी पी रहा होता है, और उसी के पास अंजलि आती है। अंजलि को वो टॉय देखकर पता नहीं क्यों अपना सा फील होता है, और वो उस टॉय को पकड़ के ऐसे मुस्कुराती है, और उसी टॉय के अंदर रहने वाली गीतांजलि की आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि उसकी बहन है। जिसके बाद वेंकट उसको वहाँ से लेके अपने होटल रूम चला जाता है, और सीन कट होता है सीधा यहाँ पे सीनू पे दिखाया जाता है। यहाँ पे सीनू को जिस इंसान ने बुलाया था वो कोई और नहीं, विष्णु नाम का एक डायरेक्टर होता है, जहाँ पे वो उसको बोलता है कि तुमने जितनी भी मूवी अभी तक बनाई है वो फ्लॉप इसलिए गई क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट मूवी गीतांजलि, जो कि कॉमेडी के साथ साथ हॉरर थी, और तुम्हारी इस स्टोरी को लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम इसी टाइप का कोई स्टोरी बनाओ ताकि लोगों के दिल को छू जाए। बट यहाँ पे सीनू कहता है कि अभी फिलहाल के लिए तो ऐसा कोई भी स्टोरी मेरे दिलो दिमाग में नहीं है। तो यहाँ पे वो कहता है कि डोंट वरी, मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्टोरी है जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, एंड आई होप जब अगर ये तुम्हें मूवी शूट कर लोगे तो तुम इस मूवी में काफ़ी अच्छा पैसा कमाओगे। और उसके बाद उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है और उनको मूवी का स्टोरी भी बताता है, जो सीनू को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी होता है। अब उस चीज़ के लिए वो लोकेशन, हीरो, सब कुछ ढूंढने लगता है, और साथ ही साथ सीनू एक चीज़ भी ये रिवील करता है कि मैं इस मूवी के लिए अपने एक दोस्त को हीरो के रूप में लूँगा। तो यहाँ पे उसका जो बॉस होता है वो कहता है तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे मूवी कंप्लीट चाहिए, एंड आई होप इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इस मूवी को साइन कर लेते हैं। यहाँ पे विष्णु उस मूवी का नाम संगीत महल पे रखता है, क्योंकि उसने रिसेंटली एक महल खरीदा था जिस महल का नाम संगीत महल था, और उस महल के अंदर हॉरर चीज़ें हो रही थी जिसको लेकर ये मूवी ये बनाने वाले थे। तो यहाँ पे से उसका जो बॉस होता है वो अपने एक आदमी को बोलता है कि इसको वो महल ले जाके दिखा दो, मतलब विजिट करा दो, क्योंकि मूवी के लिए वो लोकेशन बेस्ट होता है। वो नौकर उसके मुंह से संगीत महल का नाम सुनता है, वो खुद घबरा जाता है, क्योंकि एक्चुअल में वो संगीत महल एक हॉरर जगह थी, मतलब वहाँ पे रियल में गोस्ट रहा करते थे। बट फिर भी वो कैसे भी अपना मतलब बॉस का बात को मानता है और उसको लेके जाता है वो महल दिखाने के लिए सीनू और उनके दोस्तों को। जैसे कि वो उनकी जो कार होती है एक चाय स्टॉल से क्रॉस करती है उस महल की तरफ, तो वहाँ के आदमी लोग ये बात करते हुए एज अ व्यूअर्स में नोटिस करते हैं कि ये लोग फिर जा रहे हैं और एक इंसान की मौत होने वाली है उसी महल में, उस मनूस महल में, जहाँ पे एक लड़का वहाँ पे था, वो बाहर से आया होता है घूमने के लिए। तो वो पूछता है कि ऐसा क्या है उस महल में। तो वो जो चाय का ऑनर था चाय दुकान का, वो ये बताता है कि एक्चुअली ये संगीत महल एक शास्त्री जी का था, जो अपनी 2 बेटी और अपनी बीवी के साथ वहाँ पे रहा करते थे। वो काफ़ी अच्छा डांस सिखाते थे, कथक, भरतनाट्यम, जिसकी वजह से राजा ने उनको खुश होकर ये संगीत महल उपहार में दिया था, और इसका नाम संगीत महल उन्होंने ही रखा था। पर यहाँ पे शास्त्री जी की जो बड़ी बेटी थी वो किसी अनदर कास्ट के लड़के से मोहब्बत कर ली। अब उसको पता तो था कि शास्त्री जी कभी नहीं मानेंगे, तो उसने उस लड़के के साथ भाग के शादी कर लेती है। अब शास्त्री जी को इस बात से काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचती है, पर कैसे भी करके साल 2 साल में वो अपने आप को संभाल लेते हैं। बट एक दिन उनकी छोटी बेटी के बारे में भी सेम चीज़ होती है, उसको लोकल एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो भी अनदर कास्ट का होता है। अब एज अ छोटी बहन उसको पहले से पता है कि बड़ी बहन का प्यार एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उसका कहाँ से होने वाला है, तो वो भी प्लान करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ कि वो भाग के जाके उससे शादी कर लेगी, और वो अपने घर से निकलती भी है भागने के लिए, बट वो पकड़ी जाती है, जिसके वजह से शास्त्री जी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, मतलब बड़ी बहन का गुस्सा और छोटी बहन का दोनों को मिला के एक पे उतारते हैं। उसके बाद उस लड़के को पंचायत में बुलाकर उसको पनिशमेंट दिया जाता है, मतलब सजा दिया जाता है। अब लड़का उस अपमान से अपने आप को अच्छा फील नहीं करता, तो वो सुसाइड कर लेता है पहाड़ से कूद के। अब यहाँ पे शास्त्री जी की जो छोटी बेटी थी ये सुन के और भी ज़्यादा बुरा उसको फील होता है, और वो अपने आप को आग लगा के ख़त्म कर देती है। बट इसमें ये प्रॉब्लम होता है, आग उसने अपने शरीर में लगाई थी, वो आग धीरे धीरे महल में लगने लग जाती है, और देखते ही देखते संगीत महल जल के राख हो जाता है, साथ ही साथ शास्त्री जी का पूरा परिवार, जिसके वजह से आज भी उस हवेली में 3 आत्माओं का वास है। और साथ ही साथ स्टोरी भी ये बताता है कि वहाँ पे कैसे और कितने लोगों की कितनी बार मौत हुई है। हमें उस एक्सीडेंट का पर्टिकुलरली डेट भी बताया जाता है, जो कि 8 अगस्त 2012 का था। उसके बाद उस महल को यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के हिसाब से बना दिया गया, मतलब होटल टाइप का, जहाँ के लोग आके वहाँ पे रहने लग जाते हैं।
उस जगह में आत्माओं का वास होने की वजह से वो महल वहाँ पे 3 साल से भी ज़्यादा नहीं चला, वो जो गेस्ट हाउस बनाया गया था। और उसी 3 साल के बीच में 3 उस चाय वाला केस बताता है। पहला, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वहाँ पे एक रूम में रहने के लिए आते हैं, जहाँ पे बातों ही बातों में ऐसा व्यूअर्स हमें ये पता चलता है कि वो लड़का लड़की भी भाग के आए थे, जहाँ पे उसके घर वाले राजी नहीं हो रहे थे। और यहाँ पे वो लड़का उस लड़की को समझाता है। अब उसका बॉयफ्रेंड बाहर जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ खाना लाने के लिए। जब वो खाना लेके रूम में आता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो मिरर के पास खड़े होकर गाना गुनगुनाती है, जहाँ पे वो उससे बात करता है और ये कहता है कि अच्छा हुआ तुमने अपने पेरेंट्स को मेरे लिए छोड़ दिया, और जो भी आगे होगा हम लोग मिल के संभाल लेंगे। बट उसी वक्त हम ऐसा फ्यूर्स नोटिस करते हैं कि मिरर के पास जो गाना गुनगुनाई थी वो एक्चुअल में उसकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, वो तो शास्त्री जी की वाइफ थी, जो उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद इतना ज़्यादा गुस्से में आ गई थी कि वहीं पर ही उसको वो मार देती है। मतलब भयंकर मारती है, उसका गर्दन को वो धड़ से अलग कर देती है। उसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड बाथरूम से जब रूम के अंदर एंट्री करती है तो वो देख के घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके नेक्स्ट साल मतलब उसी 8 अगस्त को ही एक दूसरे कपल्स वहाँ पे आते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक रूम लेते हैं। और उस रूम में जाते ही उस लड़की को, मतलब जो गेस्ट हाउस में लड़की रहने आई थी, उसी गेस्ट हाउस के अलमारी में उसको और एक लड़की बैठ के रोती हुई देख रही थी, जो शास्त्री जी की छोटी बेटी थी। और वो गुस्से में चिल्ला के उनको ये कहती है कि यहाँ से तुम चले जाओ, पर यहाँ पे वो समझ नहीं पाती और चिल्ला के रोने लग जाती है। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड आके उसको काम करता है और कहता है कि तुम्हारा वहम होगा, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो उसको नहाने के लिए बोलता है। जब वो नहाने के लिए जाती है तो एज अ व्यूअर्स हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पे जो लड़का था अपने दोस्त से बात करते हुए ये कहता है कि इसको इस लड़की से कोई मोहब्बत नहीं है, ये तो बस टाइम पास के लिए उसको लेके आया और ना ही उससे शादी वादी करना चाहता है, कुछ दिन में एंजॉय करेगा उसके बाद उसको छोड़ देगा। बट ये सारी बातें वहाँ पे शास्त्री जी सुन लेते हैं और उसी के बाद वहाँ पे शास्त्री जी क्या करते हैं, उसकी गर्दन को पूरा 90 डिग्री घुमा देते हैं। और उसी वक्त वो लड़की जब एंट्री करती है अपने बॉयफ्रेंड को ऐसी हालत में देख के वो भी वहाँ से भाग जाती है। उसके फिर 1 साल के बाद उन्होंने और 2 कपल्स को वहाँ पे फांसी लगे हुए एक लटके हुए देख पाते हैं, जहाँ पे लास्ट में वो जो गेस्ट हाउस होता है वो भी बंद कर दिया जाता है। बट लास्ट ईयर ही उन्होंने सुना है कि कोई एक अमीर मतलब लड़का इस महल को खरीदा है मूवी शूटिंग के लिए। अब राम जाने वहाँ पे क्या होने वाला है। तो ये थी संगीत महल की फुल स्टोरी। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है सीनू के ऊपर, जिसको हम देख पाते हैं वो हवा महल मतलब संगीत महल काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग गया था। अब उसको देख के ये कहता है कि यार ये महल तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे सच के भूत रहते हैं। और सीनू इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है उस लोकेशन को देख के कि वो सीधा घर के अंदर एंट्री करता है। पर एंट्री करते दरवाजे के पास उसको एक आदमी धोती पहने खड़ा हुआ दिखता है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जहाँ पे वो जो ऑनर का मतलब नौकर था वो उनको ये कहता है कि ये तो यहाँ का केयरटेकर है, इससे डरने की बात नहीं है। पर सीनू को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो तुरंत इधर से उधर निकल जाता था। जब सीनू ऊपर फ्लोर में देखने के लिए जाता है तो अचानक से वो नौकर ऊपर फ्लोर में पहुँच जाता है, जिसको देख के सीनू को डाउट होता है कि कहीं ये सच का भूत तो नहीं है। तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको कहता है कि अपना लुंगी उठाओ। तो उसके दोस्त बोलते हैं तुम पागल हो गए हो क्या बोल रहे हो। तो बोलते नहीं मैं उसका पैर चेक कर रहा हूँ, कहीं पैर उल्टे तो नहीं है। तो वो पैर चेक करता है तो सीधे रहते हैं। तो सीनू को थोड़ी सी दिलासा मिलती है। तो उसी वक्त उसका एक दोस्त होता है जो उसको ये कहता है कि मेरे पास एक बाबा का दिया हुआ नींबू है, अगर हम नींबू को मंत्र फूंक के आगे फेंके और नींबू हमें पास लौट के आती है तो मतलब इस जगह में भूत है, और अगर नींबू लौट के नहीं आती तो यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। जिसके बाद वो लोग वैसा ही करते हैं। बट वहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के तक भी नींबू रिटर्न नहीं आता, तो वो श्योर हो जाते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बट एज अ व्यूअर्स हम नोटिस कर पाते हैं जैसे कि वो जगह से वो लोग निकल के आगे जाते हैं वो नींबू रिटर्न उसी जगह में आके गिरता है। बट ये लोग इस बात से अनजान थे। इसी सीन को यहाँ पे कट करते हुए हम यहाँ पे वेंकट के ऊपर सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ हम वेंकट को दे पाते हैं वो रात को अपना शो करता है, जहाँ पे वो अपने साथ उसी गुड़िया को लेके आया था। और वहीं पर ही हम राकेश नाम के एक बड़े नेता को देख पाते हैं जो अपने सिक्योरिटी के साथ बैठा रहता है। बट वहाँ पे बार ही बार उसके मतलब बहाने से उस लड़की को टच करता है इधर उधर। पर ये सब चीज़ें उस गीतांजलि की आत्मा की जो डॉल थी वो भी नोटिस करती है। तो वो माइक में ये कहती है कि उसका हाथ छोड़ बुड्ढे ठरकी बुड्ढे, लाइक उसको बहुत अनाप शनाप बोलती है, जिसको लेके लोग मजे तो लेते हैं। बट फाइनली राकेश का नाम लेके चीज़ बोलती है। तो यहाँ पे जो वो पॉलिटिक्स आदमी थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पे एंकर को कहते हैं कि कैसे भी करके इसको यहाँ से निकालो वरना तुम सबकी सियामत आ जाएगी। के बाद वेंकट को वहाँ से शो से निकाल दिया जाता है और उसको वो नेता जो आके बहुत गाली भी करते हैं और उल्टा फुल्टा भी सुनाते हैं। अब ये सारी चीज़ों को देख के वेंकटेश को काफ़ी तो गुस्सा आता है और वो अपने रूम में जाके उसी डॉल को गाली देते हुए ये कहता है कि जब से तुम मेरे लाइफ में आई हो मेरा लाइफ स्पॉइल हो चुका है, मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। तो वो कैसे भी करके उस गुड़िया को फेंक देता है खिड़की के बाहर ताकि वो अपने साथ उसको ना लगे। बट थोड़ी देर में नोटिस करता है कि वो गुड़िया तो वहीं पर ही थी। अब उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। उस गुड़िया से छुटकारा पाने के लिए उस गुड़िया को वो आग भी लगा देता है और नेक्स्ट डे जब निकलता है अपने घर जाने के लिए तो वो नोटिस करता है कि उसके बैग के अंदर सेम गुड़िया थी। तो वो और ज़्यादा डर जाता है। अब वो फाइनली उस गुड़िया को बैठ कर ये पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो और तुम हो कौन, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो।
सीन जो होता है वो सीनू पे शिफ्ट करता है, जो ऑलरेडी संगीत महल पे हीरोइन के ऑडिशन ले रहा होता है। बट उसी वक्त उसको वहाँ पे विष्णु कॉल करके फ़ोन बताता है कि उसको जिस टाइप की हीरोइन चाहिए वो ऑलरेडी उसको मिल चुकी है, जो ऊटी में अपना कॉफ़ी कैफ़े चलाती है। और वो लड़की कोई अंजलि होती है, जिसके बाद सीनू उस जगह का एड्रेस लेके उससे मिलने के लिए चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीनू को पता नहीं था कि वहाँ की जो ऑनर है, मतलब जो लड़की है, वो अंजलि है। यहाँ पे सीनू उसी कॉफ़ी कैफ़े में जाता है और उसकी मुलाकात अंजलि से होती है। काफ़ी सालों के बाद वो लोग एक दूसरे को मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, जहाँ पे सीनू उसको अपनी स्टोरी के बारे में, अपनी मूवी के बारे में और उसको हीरोइन मतलब कास्ट करने के लिए बोलता है, जिसको सुनने के बाद अंजलि को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो एग्रीमेंट साइन कर देती है। इधर हम हवा ऑलरेडी संगीत महल में सारी डेकोरेशन होते हुए देख पाते हैं, जहाँ पे लाइटमैन संगीत महल में लाइट लगा रहा था और लाइट का काम कंप्लीट होते ही उसी की गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, जहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये सजेस्ट करा था कि अपने माँ बाप को जहर देकर किस तरह से मार दो और मेरे पास भाग के आ जाओ। और ये सारी बातें वहाँ पे जो भूत मतलब जो शास्त्री जी हैं वो सुन लेते हैं और उसको गुस्से से पीछे से धक्का मार देते हैं। जैसे वो आदमी नीचे गिरता है, एक टूटा हुआ डाल का टेना पड़ा हुआ था, जिससे उसकी चोट लग जाती है और उसी जगह में उस लड़की की मौत हो जाती है, मतलब लाइटमैन का मौत हो जाता है। और ये सारी हरकतों को वहाँ का एक नौकर देख लेता है, जो तुरंत पुलिस को बुलाता है। उस वक्त पुलिस वहाँ पे आती है और उस ऑनर का मतलब जो ऑनर है सीनू, सब कोई आते हैं, जहाँ पे पुलिस वाले मना करते हैं कि अब यहाँ पे शूटिंग नहीं हो सकती, यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है। पर कुछ भी करके विष्णु यहाँ पे पुलिस वाले को पैसा देके उस केस को दबा देता है और पुलिस वाले इसको एक हादसा कहकर यहाँ से चले जाते हैं। ऐसा व्यूअर्स हमें यहाँ पे एक चीज़ रिवील किया जाता है कि विष्णु कोई और नहीं, उसी इंसान का बेटा है जिसको अंजलि ने पहली मतलब गीतांजलि ने जिसको मौत के घाट उतारा था। जी हाँ, यहाँ पे जो विष्णु था उसका पूरा नाम विष्णु राव था, जो रमेश राव का ही बेटा है। और उसको लगता था कि यहाँ पे सीनू और ये अंजलि ने मिलके उसके पापा को एक झूठा केस में मतलब मर्डर कर दिया है, जिसकी वजह से ये इतना दिन से उन लोगों पे नज़र रख रहा था। एक झूठी मूवी का ऑफर देता है, उस भूतिया महल को खरीदता है ताकि यहाँ पे भी वो अपने बाप की मौत की सज़ा ले सके, और जैसे भी करके वो अपने बाप को मुक्ति दिलाना चाहता था। इसी बीच में हमें यहाँ पे बैंकेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मतलब गीतांजलि की जो आत्मा थी, वो गुड़िया उसको ये कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तेरे से, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन के पास लेके चल, क्योंकि मेरी बहन बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ी है और अभी अगर मैं उसके पास नहीं गई तो शायद मैं उसको बचा ना पाऊंगी। जिसके बाद वो बोलती कि मैं तुझे कभी और परेशान भी नहीं करूँगी, मुझे बस अपनी बहन के पास लेके चल। जिसको सुनने के बाद बैंकेट भी राजी हो जाता है उसको उसकी बहन के पास लेके जाने के लिए। हम बैंकेट को भी देख पाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग ऊटी की उसी जगह में जाता है जहाँ पे वो कैफे था, बट वहाँ पे ऑलरेडी उसको पता चलता है कि यहाँ पे ऑलरेडी वो लड़की जा चुकी है, 1 महीने से बंद है और वो लड़की अभी दूसरी जगह में जाके रह रही है, पर कहाँ पे इस बार में इसको कुछ भी आइडिया नहीं था। इधर हम लोग संगीत महल में देख पाते हैं जो ऑलरेडी शूटिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे अंजलि को ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई जा रही थी, सीनू अपना शूट स्टार्ट कर चुका था और वहीं पर एक कैमरामैन नाम का आदमी आ चुका था जो अपने सारी चीज़ें कर रहा था, जिसका नाम वेंकटेश्वर होता है। यहाँ पे मूवी को हॉरर बनाने के लिए एक विज़ा बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे शूटिंग में ये दिखाया जाता है कि इस हवेली में भूत है या नहीं, मतलब शास्त्री जी की आत्मा। तो यहाँ पे वो अपने 2 क्रू मेंबर को खड़ा करते हैं जो ग्लास को येस की तरफ खींचेंगे और वहाँ पे वो तीनों मिलकर ये बोलते हैं कि यहाँ पे कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमारी तरफ आए। पर अनफॉर्चुनेटली एज अ व्यूअर नोटिस करते हैं कि वो जो धागा था वो ऑलरेडी टूट चुका था, बट फिर भी ग्लास मूव होके यस की तरफ जाता है, जिसको देखने के बाद दोनों जो इंसान खड़े हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। बट यहाँ पे शीनू को लगता है कि ये जो कमाल है उन लोग का है, जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और शॉट को कंप्लीट कहता है। बट यहाँ के जो 2 इंसान थे जो क्रू मेंबर थे वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। अब वो लोग रात को आके फिर से विज़ा बोर्ड में उस चीज़ को ट्राई करते हैं, बट उसी वक्त सीनू और अंजलि और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। तो उसको पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो लोग उसको असलियत बताते हैं कि सुबह उन्होंने ग्लास नहीं सरकाया था, वो ऑटोमेटिकली हुआ था। जिसको सुनने के बाद सीनू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि कहीं ये सच में इस जगह में भूत तो नहीं है। तो यहाँ पे उन लोग को भगा देता है और खुद अपने दोस्तों के साथ ट्राई करता है, और दोस्तों यहाँ पे सच में भूत होते हैं। मतलब वो 3-4 बार गिलास टोटली जाके ऑटोमेटिकली येस पे जा रहा था, जिसको देखने के बाद सीनू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। सीनू और उसके दोस्त वहाँ से भागने निकलते हैं, उसी वक्त उनको शास्त्री जी का पूरा परिवार का आत्मा दिखाई देता है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत विष्णु के पास पहुँच जाते हैं और उनको सजेस्ट करते हैं कि इस हवेली में भूत है, हमें लोकेशन चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे शूटिंग नहीं हो सकती। बट यहाँ पे जो विष्णु था उसको तो सब पता ही था, तो ये कहता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, तुम लोगों ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो एनी हाउ तुम लोग को ये शूटिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, और अगर तुम लोग मेरी मूवी को कंप्लीट नहीं करते तो तुम्हें 2 साल की जेल और 3 करोड़ पेनल्टी भरना पड़ेगा। जिसको सुनने के बाद शीनू के मतलब पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी 3 मूवी फ्लॉप थी, उसके पास पैसे नहीं थे और इसी मूवी के चक्कर में वो यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे ये जो प्लान करते हैं कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे, और ये लोग किसी भी क्रू मेंबर को ये नहीं बताते, यहाँ तक अंजलि को भी नहीं बताया जाता है कि वो महल एक्चुअल में हॉन्टेड है। उसके बाद हम इधर अंजलि को देख पाते हैं।
अंजलि अपने वॉशरूम से निकल के बेडरूम में जाती है, जहाँ पे वो नोटिस करती है कि वहाँ पे जो शास्त्री जी की वाइफ थी वो बैठ के टीवी देख रही थी, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और नीचे चिल्ला के भाग के बोलती है कि मेरे रूम में भूत है। जहाँ पे सीनू उसको बात को कवर करने के लिए कहता है कि वो भूत नहीं, वो स्टार है, मतलब ऑलरेडी एक्टर है, उन लोगों को मैंने बुलाया है एक्टिंग के लिए। तो अंजलि पूछती तो फिर ऑलरेडी रात को तो शूटिंग नहीं हो रही है, तो वो लोग मेकअप करके क्यों घूम रहे हैं। जहाँ पे सीनू उस बात को कवर करने के लिए कहता है कि वो लोग ऐसे वैसे एक्टर नहीं है, वो बिल्कुल कैरेक्टर के अंदर घुस जाते हैं। जहाँ पे अंजलि कहती ठीक है मैं समझ गई, जैसे कि जोकर मूवी में किया गया था, वो 2 साल तक जोकर के भेस में रहा करता था। आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी। उसके बाद उस वहाँ के जितने भी क्रू मेंबर थे सब उन भूतों से बात करने लग जाते हैं। जैसे कि अंजलि फिर से रूम में जाती है और शास्त्री की वाइफ टीवी देखती है तो उससे बात करने लग जाती है। इधर और एक कैमरामैन जब रूम में जाता है तो कोने में बैठी हुई शास्त्री की छोटी बेटी रो रही होती है, जहाँ पे वो उसको गाइड करने लगता है कि तुम ढंग से नहीं रो रही हो, तुमको मैं रोना सिखाता हूँ। और वो लोग अच्छे खासे उस भूतों के साथ मिल मिल जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब सीनू शूटिंग स्टार्ट करता है तो वो नोटिस करता है कि भूत भी उसके साथ शूटिंग में हेल्प कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद विष्णु का जो आदमी वहाँ पर था वो घबरा जाता है कि ये भूतें इनको मारने के चक्कर में उनके साथ दोस्ती बढ़ाने लग गए थे। तो विष्णु को कॉल करके ये सारी बातें वो बताता है। अब विष्णु का दिमाग घूम जाता है, वो सीनू को कॉल करके ये बताता है कि देख भाई कुछ भी कर, मूवी जल्द से जल्द शूटिंग खत्म कर और मूवी के लास्ट पार्ट को आज के डेट में शूटिंग किया जाए। जहाँ पे सीनू नोटिस करता है कि मूवी के जो लास्ट पार्ट है उसके जितने भी डायलॉग्स हैं वो सारे के सारे शास्त्री को गुस्सा दिलाने के लिए थे। मतलब वो सारी चीज़ें ऐसी उल्टी फाल्टी लिखी गई थी जिसके वजह से अच्छे अच्छे बापों को गुस्सा आ जाए, तो वो तो भूतिया शास्त्री था। अब सीनू यहाँ पे एक दिमाग लगाता है और ये कहता है कि ठीक है हम एक काम करेंगे, और वहाँ के जितने भी क्रू मेंबर थे उन सबको ये कहता है कि तुम सब कोई आज मूवी जो शूटिंग किया जाएगा मतलब लास्ट पार्ट उसका थोड़ा सा हमने चेंजेस किया है। मतलब मूवी के अंदर हम यहाँ पे किसी को भी डायलॉग्स नहीं बोलने देंगे, सब कोई हर डायलॉग्स की जगह में 1 2 3 1 2 3 करेंगे, बाद में हम डबिंग करके डायलॉग्स डाल देंगे। बट उसके जितने भी क्रू मेंबर थे वो गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता यार, जहाँ तक आज तक मूवी का शूटिंग चला है हमने हर डायलॉग बोला है, और अगर हम डायलॉग से नहीं बोलेंगे तो पब्लिक को हम लोग का मतलब वैल्यू कैसे पता चलेगा। तो कैमरामैन भी इस चीज़ को एग्री करता है, लाइटमैन भी एग्री करता है। तो यहाँ पे सीनू नहीं मतलब सीनू का चलता नहीं है और मूवी बिल्कुल वैसे शूटिंग होती है। जहाँ पे मूवी का वही लास्ट सीन शुरू होता है जहाँ पे शास्त्री की छोटी बेटी आके ये कहती है मतलब अंजलि कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जहाँ पे वो शास्त्री जी उसको मना करते कि ये नहीं हो सकता, पावनी मतलब उसकी छोटी बेटी का नाम पावनी होता है। तो यहाँ पे शास्त्री जब मना करता है तो उसी वक्त उसका जो मेन हीरो होता है वो शास्त्री पे गुस्सा करता है कि तुम होते कौन उसको मना करने वाले, उसकी ज़िंदगी उसकी लाइफ, तुम्हें कोई हक नहीं है तुम उसको मना कर सको। और वो उस पर बहुत ज़्यादा उल्टा फुल्टा बोलता है। ये सारी बातें सुनने के बाद शास्त्री को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहीं पर एक खींच के तमाचा लगाता है। तो लाइट में ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मूवी को रोक के आके बोलता है शूटिंग को कि तुम ठीक है तुम कैरेक्टर के अंदर हो बट यू डोंट हैव अ राइट्स कि तुम किसी को मार सको, तुम इतना भी मूवी के अंदर नहीं घुसना चाहिए था। पर ये बात सुनने के बाद और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है शास्त्री और यहाँ पे दोनों को बहुत ज़ोर से मारता है, जहाँ पे सबको एहसास हो जाता है कि एक्चुअल में ये इंसान नहीं है, ये भूत है। क्योंकि उसके बाद शास्त्री जी की जो वाइफ थी वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि ज़ोर से चिल्लाती है और उस महल के जितने भी शीशे थे वो ऑटोमेटिकली टूट गए थे। जिसके बाद शीनू, उसके दोस्त और अंजलि एक कोने में जाके भाग के छुप जाते हैं। अंजलि जो थी सीनू को सारी बातें पूछती है, जहाँ पे सीनू उसको सारी बातें बताता है। तो अंजलि बताती तुम लोग डफर हो क्या, तुम लोग नॉर्मली उस सिग्नेचर किया हुआ पेपर्स चुरा सकते थे कॉन्ट्रैक्ट के, यहाँ पे भूतों के साथ शूटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब इन लोग को इसका ये प्लान अच्छा लगता है तो चारों मिलके जाते हैं उसी मतलब विष्णु के घर पे चोरी करने के लिए वो पेपर्स, और उनको पेपर्स मिल भी जाते हैं और साथ ही साथ उनको बहुत ही सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि इन तीनों का फ़ोटोज़, अंजलि के ऊपर फ़ोटोज़। मतलब यहाँ पे उनको पता चल चुका था कि विष्णु इन लोगों पर नज़र रखा करता था और ये सारा का सारा जो प्लान था इन लोग को मरवाने के लिए था। और उसी वक्त दीवार में वो लोग रमेश राव का तस्वीर भी देख लेते, जहाँ पे इन लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग कोई और नहीं रमेश राव का ही बेटा है। उसी वक्त रमेश राव की जो अस्थियों का कलश रखा हुआ था वो बहुत जोर से हिलने लग जाता है, जिसके अंदर से रमेश राव की आत्मा निकलती है। और उसी वक्त विष्णु राव मतलब उसका बेटा वहाँ पे एंट्री करता है और रमेश राव की आत्मा विष्णु राव के मतलब शरीर में चली जाती है, प्रवेश करती है और इन चारों को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ाती है। जहाँ पे ये चारों दौड़ते दौड़ते एक मेले के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर हर एक जगह से बचने लगते हैं। अब रमेश राव की जो आत्मा थी वो पर्टिकुलरली हर एक आदमी की बॉडी को चेंज करते हुए इन लोग को एक एक को ख़त्म करती है। बट वहीं पर ही पता नहीं गॉड के वजह से या फिर पता नहीं कैसे वहीं पर ही वो बंकेटे से बैठा हुआ था उसी गीतांजलि की गुड़िया को साथ में लेके, और उसी के सामने से जब अंजलि भाग के जाती है तो यहाँ पे गीतांजलि को पता चल जाता है कि उसकी बहन है। जहाँ पे वो वेंकटेश को कहती है कि उसको मेरी बहन के पास लेके चलो। अब ये लोग वहाँ पे जो गेस्ट होते हैं उस रूम में छुपे हुए रहते हैं और वहीं पर ही वेंकटेश्वर वो गुड़िया को लेके आता है।
जहाँ पे अंजलि को लगता है कि वेंकटेश्वर के अंदर रमेश राव की आत्मा है और वो उसको मारने के लिए आता है। सीनू जैसे उसे मारने के लिए अपनी तरफ जाता है तो वो बताता है कि नहीं नहीं, मेरे को मत मारो, मैं कोई आत्मा नहीं हूँ, हाँ लेकिन इस गुड़िया के अंदर तुम्हारी बहन की आत्मा है। जैसे कि वो गुड़िया को अंजलि पकड़ती है अपने हाथ में तो ऑटोमेटिकली जो गीतांजलि की आत्मा थी वो अंजलि के अंदर प्रवेश कर जाती है और अंजलि बिल्कुल उसी भरतनाट्यम की ड्रेस पहनकर, जैसे अंजलि नृत्य किया करती थी वैसे ही भरतनाट्यम नृत्य करती है। और इधर मेले के बाहर जो रमेश राव की आत्मा एक आदमी के अंदर थी, मतलब सॉरी अपने बेटे के अंदर थी, वो यहाँ पे अंजलि को पहचान जाता है और स्टेज में जाके वो उसको मारने की कोशिश करता है। और इसी मारामारी में यहाँ पे ऐसा व्यूअर्स हम नोटिस कर पाते कि रमेश राव की आत्मा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। गीतांजलि उसको मार नहीं पा रही थी। एंड मौके में जब वो गीतांजलि को मारने के लिए उसके तरफ जाता है, उसी वक्त गीतांजलि वही ट्रिक अपनाती है, मतलब उसके सामने एक मिरर ले आती है जहाँ पे रमेश राव की आत्मा मिरर में कैद हो जाती है और उसका जो बेटा विष्णु राव उसको एक लात मारती है जो जाके सीधा त्रिशूल पे गिरता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब उस आत्मा को वो एक डॉल के अंदर डाल के वहाँ से चली जाती है, मतलब अंजलि के शरीर को छोड़ देती है। और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये थी पार्ट 2 गीतांजलि का फुल एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ और मूवी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।